नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल आपका अपना स्पीकर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो डाउटनेट में भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सरल रेखा में गति, आज लेक्चर नंबर 3। इस चैप्टर में अभी तक हमने बेटा 2 क्लासेस में गति और व्यायाम जाना है, दूरी और विस्थापन जाना सबसे इंपॉर्टेंट, और पिछली क्लास में चाल और वेग पर हमने बहुत सारी चर्चा करी थी। अब आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमने वेग समझ लिया था सर, ताक्षणिक वेग समझ लिया था, औसत वेग समझ लिया था, ये सब कुछ हम समझ चुके थे। अब हमें क्या डिस्कशन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात त्वरण। वेग और चाल पर अभी हमारे जो समीकरण पर आधारित सवाल होते हैं वो नहीं करे हमने, वो हम त्वरण के साथ ही में करेंगे सारे सवाल, है ना। तो अब आज की क्लास में हमारे थोड़ी थ्योरी होगी और बहुत सारे सवाल होंगे। त्वरण के बाद में हम इस गति के समीकरण पढ़ेंगे, एकसमान गति की बात करेंगे, फिर उसके बाद में गति का आलेखीय विश्लेषण देखेंगे, और फिर आखिर में गुरुत्वाकर्षण गति, और लास्ट में हम देखेंगे अपेक्षित गति। तो यह सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं और ऐसा सीक्वेंस रखने वाले हैं। आज की क्लास में केवल और केवल बातें होगी त्वरण के ऊपर, और उसके अलावा त्वरण से रिलेटेड बहुत सारे सवाल प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन हम काफी सारे करने वाले हैं। चलो, तो बिना समय खराब किए शुरू करते हैं। त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है, ऐसा थोड़ा बहुत फील हमें पीछे की क्लासेस से या मतलब 9th में या 11th में जब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत त्वरण का फील होता है। हम उसको एक बार नए सिरे से बढ़िया से समझना शुरू करते हैं। फिर से त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या है बेटा, त्वरण इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब कि वेग में परिवर्तन। बहुत बढ़िया। तो त्वरण को हम ऐसे ए से चिह्नित करेंगे और इसे लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन, मतलब डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। इसे हम लिखेंगे त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर। बेटा दर मतलब क्या है, समय के सापेक्ष। जब भी आपको फिजिक्स में कोई भी परिभाषा लिखे हम, तो उसमें दर दिखे, मतलब कि यहाँ पे दर्द नहीं, दर दिखे ना, तो दर है, तो दर्द तो बहुत है दिल में। चलो, तो ये दर जो है, तो दर क्या है, समय के सापेक्ष, डेल्टा टी बटा डेल्टा वी बटा डेल्टा टी जो होगा वो हमारा त्वरण कहलाता है। फिर ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि यह सदिश राशि है तथा इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा के समान होती है ना। वेग में परिवर्तन की दिशा के समान ही त्वरण की दिशा होगी। अब ये सब क्या है, इसको हम और डिटेल में पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। देखो, तो यहाँ पर वेग की दिशा में नहीं, वेग में परिवर्तन की दिशा में। चलो, वो तो हम समझते हैं, उससे पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहली बात तो जो त्वरण है, इसको हमने लिखा वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग कैसी राशि था, वेग था सर अधिक सदिश राशि। तो त्वरण भी कैसी होगी भैया, त्वरण भी है एक सदिश राशि। तो अगर त्वरण एक सदिश राशि है तो इसके पास 2 चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, एक परिमाण होना चाहिए और एक दिशा होनी चाहिए। तो परिमाण पर पहले चर्चा करते हैं, फिर बाद में दिशा पर चर्चा करेंगे। परिमाण क्या होगा, वेग में परिवर्तन, है ना। वेग कुछ होगा तो वेग में परिवर्तन बटा समय जो हो जाएगा वो हमारा त्वरण कहलाएगा। तो यहां से हमें परिमाण ज्ञात होगा। दिशा के ऊपर चर्चा अब हम आगे चलकर करेंगे, उससे पहले छोटी छोटी बातें। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसा ही मात्रक क्यों, क्योंकि अगर मैं मात्रक की चर्चा कर रहा हूं तो वेग का मात्रक मैं लिख सकता हूं, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं चर्चा करना चाहूं और मैं आपको बोलूं कि भैया इसका विमीय सूत्र लिखकर बताओ, तो इसकी विमा या विमीय सूत्र क्या होगा। यहां पर अगर हम इसकी विमा लिखें या विमीय सूत्र लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, मुझे उम्मीद है ये सबको आता है। हमने ऐसे विमीय सूत्र पहले बहुत बार लिखे हैं। तो विमीय सूत्र क्या होगा, रबर खराब हो गया था हमारा। विमीय सूत्र, वी में छोटी की मात्रा, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र कैसे लिख सकते हैं सर, ये है एल और ये टी की घात -2। अरे है ना भैया, मीटर मतलब लंबाई और सेकंड का स्क्वायर मतलब कि समय की घात -2, वही विमीय सूत्र यहाँ पे लिखा गया है। तो छोटी छोटी सी बातें थी जो हमें पता होना चाहिए। अब हम इस पर और आगे चर्चा करना शुरू करते हैं। देखो बेटा, त्वरण में वास्तविकता में क्या हो सकता है, या तो सर हम वेग में परिवर्तन लिखे बटे में समय। तो सर इसमें दिशा का क्या चक्कर है, ये क्या लिखा हुआ है, वेग में परिवर्तन की दिशा में त्वरण होता है, वेग की दिशा में नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो बेटा, मान के चलो कि अगर मेरे कोई एक पिंड था या कोई एक बॉल थी, वह किसी भी पथ से, मुझे नहीं पता किस पथ से गति करते हुए जा रही है, तो उसका वेग पहले इस दिशा में था, है ना। फिर उसके बाद में थोड़ा आसान बना देते ताकि आपको थोड़ा बढ़िया तरीके से समझ में। चलो ऐसा कुछ बना, पहले इसमें यहाँ पर इसका वेग इस तरफ था, फिर इसका वेग इस तरफ हो गया। ये u और v का चक्कर है, इसका चक्कर है u और v का चक्कर है। तो u और v क्या है, इसको पहले हम लिख लेते हैं। u हम आपसे आगे जितना भी पढ़ेंगे तो उसमें u हमारा प्रारंभिक वेग रहेगा। u क्या रहेगा, प्रारंभिक वेग। और इसी प्रकार से हमारा जो v रहेगा बेटा ना, u और v बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। v जो रहेगा, v को मैं ऐसा बनाऊं, या हो सकता है कि अगर आपको थोड़ा बेहतर लगे तो मैं ऐसा भी बना सकता हूं, है ना। अगर ऊपर पूछो तो v है, नीचे पूछो तो u है। यह होगा अंतिम वेग। क्या हो जाएगा, ये अंतिम वेग। अब प्रारंभिक और अंतिम का क्या चक्कर है, मैं आपको पहले भी समझाया था कि जब आपने देखना शुरू करा तो वो प्रारंभिक होगा और जब तक देखा वो अंतिम होगा। तो प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दिशा, ओहो, मतलब क्या हुआ, वेग पहले कहां था, वेग पहले इस दिशा में था, अब वेग कहां है, वेग इस दिशा में है। तो वेग का परिवर्तन जब हम देखेंगे, मतलब फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग करेंगे, हमें करना है फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग करना है। तो इनके जो परिमाणी जो होगा, है ना, उसकी दिशा में त्वरण होगा। मतलब यहाँ पर पहले वेग इधर था, बाद में वेग इधर है, तो मैं v माइनस यू करूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, त्वरण निकालना है। तो त्वरण करना पड़ेगा v सदिश माइनस यू सदिश बटे में समय। समझ सकते हैं इस बात को, इसलिए मैं समझा रहा हूं, v सदिश माइनस यू सदिश। तो देखो v सदिश माइनस यू सदिश कहां आएगा, v सदिश इस तरफ है, माइनस यू सदिश जो है सर वो इस तरफ आएगा, ये माइनस यू सदिश होगा, ये यू सदिश तो माइनस यू सदिश होगा। इनका जो परिमाणी सदिश आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, तो जो त्वरण होगा वो नीचे होगा, इसका त्वरण होगा नीचे होगा। तो ऐसे हम त्वरण की दिशा देख सकते हैं ना। क्या देखना है, v माइनस यू, तो v अंतिम वेग इस तरफ था, प्रारंभिक वेग उधर था, इसमें माइनस यू, v माइनस यू करना है, माइनस करना है, माइनस यू, तो माइनस यू इस तरफ आएगा। तो इन दोनों का परिमाण से बीच में निकलेगा, ये त्वरण की दिशा होगी। क्लियर कहानी। तो ऐसे हम त्वरण की दिशा समझ सकते हैं, यह वेग की दिशा में नहीं है, परिमाणी वेग की दिशा में है। जब हम घटाएंगे तो वेग आएगा उसकी दिशा में। चलो, तीनों से हमको थोड़ा चमका इसे देखो। अब उसे और चर्चा करते हैं इन बातों पे, और दिशा पे और भी थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं और इन सबको समझते हैं। मैंने अभी जो वेग, ये त्वरण की बात करी बेटा, तो त्वरण क्या था मेरा, त्वरण था सर वेग में परिवर्तन। तो देखो बेटा, वेग में परिवर्तन को हम चाहे तो इसे हम एक्चुअल में डेल्टा v बटा डेल्टा टी लिख रहे हैं, है ना। और यहाँ पर हम इसमें अगर मैं कहूं कि वेग जो है वो नियत दर से बढ़ता जा रहा है, तो मैं चाहूं तो इसे यहाँ पर लिख सकता हूं a बराबर v माइनस यू बटा टी, है ना। क्या, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटा टी। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो इसमें 2 कंडीशंस बन सकती है कि अगर अंतिम वेग बड़ा है प्रारंभिक वेग से और अंतिम वेग जो है वो छोटा है प्रारंभिक वेग से, तो अंतिम वेग बड़ा होगा प्रारंभिक वेग से बेटा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि समय के साथ वेग बढ़ रहा है। वेग कैसे बढ़ सकता है, वेग दिशा थोड़ी दिशा परिवर्तित हो सकती है, दिशा बढ़ घट हो सकती है, वेग कैसे बदल रहा है, चाल से बदल रहा है। तो चाल
समय के साथ वेग या चाल बोल सकते हैं बढ़ रही है। क्लियर है छोटी सी बात। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, त्वरण। सर ये भी तो पहले भी त्वरण था। हाँ बिल्कुल, रुको ठहरो जरा, समझो तो सही। अगर v कम हो गया u से, मतलब कि अंतिम वेग कम हो गया प्रारंभिक वेग से, मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी तो उसका वेग कम होता जा रहा था। तो अगर उसका वेग या चाल कम हो रहा है समय के साथ, वेग या ब्रैकेट हम लिख सकते हैं चाल घट रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूंगा कि यह एक्चुअल में जो त्वरण था ये धनात्मक था, ऊपर वाला पॉजिटिव त्वरण था। और ये वाली कंडीशन में जब v कम है u से तो जो त्वरण होगा a वो ऋणात्मक होगा। कॉमन सेंस छोटी बात करूंगा अभी तो मैं, ऋणात्मक होगा या नेगेटिव त्वरण होगा। और नेगेटिव त्वरण को हम मंदन कहते हैं, याद रखना है। नेगेटिव त्वरण को, नेगेटिव a को मंदन कहते हैं। तो मंदन वास्तविकता में क्या है, मंदन त्वरण ही है ना। लोगों को लगता है मंदन और त्वरण अलग अलग चीज है, मंदन और त्वरण एक ही चीज है। बस फर्क ये है कि जो त्वरण है उसका नेगेटिव जो है वो मंदन है। मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो त्वरण है ना, उसमें अगर आपको मंदन लिखना है तो माइनस त्वरण जो है वो मंदन है। क्लियर है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान के चलो मेरी गाड़ी चल रही है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, मतलब समय के साथ वेग बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मेरी गाड़ी चल रही है -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, मतलब समय के साथ वेग कम होता जाएगा, चाल कम होती जाएगी ना। तो मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे पहचानेंगे सवाल में। कैसे पहचानेंगे, गाड़ी में बोला ब्रेक लग रहा है, ब्रेक लग रहा है या ब्रेक लग रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये मंदन हो रहा है। मतलब गाड़ी पर बैठे गाड़ी आगे एकदम तेज से आगे बढ़ने, मतलब क्या हुआ, त्वरण हो रहा है। और अगर ब्रेक लग रहा है वो भी त्वरण है, वो नेगेटिव त्वरण से मंदन कहते हैं। क्लियर है छोटा सा कंसेप्ट। चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं और त्वरण में ही बातें करते हैं हम औसत और ताक्षणिक त्वरण की। किसकी बात करते हैं, औसत और ताक्षणिक त्वरण की। क्या होता है बेटा, एकदम आसान सी बात हम करते आ रहे हैं। त्वरण होगा डेल्टा v बटा डेल्टा t। तो क्या होता है, एवरेज या औसत त्वरण, मतलब वेग में परिवर्तन बटा समय को मैं क्या बोलूंगा, औसत त्वरण। जैसे औसत वेग बोला था कुल दूरी बटा औसत वेग बटा कुल विस्थापन बटा कुल समय, तो वैसे क्या बोलेंगे, औसत त्वरण को हम बोलेंगे वेग में परिवर्तन बटा समय। इसी प्रकार से मैं ताक्षणिक त्वरण की बात करूं बेटा, तो ताक्षणिक क्या करेंगे हम, v में जो हमने डेल्टा v बटा डेल्टा t किया, तो ताक्षणिक मतलब क्या होता है बेटा कि समय को मैं बहुत कम कर दूं तो डेल्टा t टेंडिंग टू 0 हो जाए, समय बहुत 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 ज्यादा छोटा हो जाए, तो उस चीज को हम बोलते हैं ताक्षणिक। ठीक है, ताक्षणिक मतलब ध्यान रखना हमें क्या भैया कि समय बहुत बहुत छोटा हो जाए। और हमें पता है कि छोटे परिवर्तन के लिए डेल्टा t की जगह हम dt लिख सकते हैं। तो त्वरण हो गया हमारा dv बटा dt। बहुत इंपॉर्टेंट सा समीकरण हमारे पास बना कि अगर मुझे त्वरण ज्ञात करना है और वेग का समीकरण, तो मैं dv बटा dt कर सकता हूं। क्लियर है छोटी सी बात है ना। तो अभी तक मैंने जो भी सभी समीकरण आपको पढ़ा है वो एक साथ लिखकर बता रहा हूं और इन पर आधारित हम सवाल करना शुरू करेंगे और पहले वेग पर भी और त्वरण पर भी और चर्चाएं करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ लिया, अब तक सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वेग होता है सर dx बटा dt, है ना। स्थिति का अगर हमने अवकलन कर दिया समय के सापेक्ष तो वेग मिलेगा, और अब पता चला कि अगर वेग का अवकलन कर दिया समय के सापेक्ष तो त्वरण मिलेगा। मतलब तुम ऐसा है कि स्थिति का 2 बार अवकलन कर दो तो त्वरण मिलेगा। स्थिति का समीकरण अगर है मेरे पास, 2 बार अवकलन कर दूं तो मुझे समय मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर ये हो जाएगा d बटा dt, और v की जगह लिख दिया dx बटा dt, मतलब x का 2 बार अवकलन करो, ये हमारा त्वरण आ गया। क्या गया, हमारा त्वरण आ गया। अब इसके अलावा उल्टा भी मैं लिख सकता हूँ और समझ सकता हूँ। उल्टा मतलब कि यह सब कुछ समाकलन था, अब मैं इसका अवकलन से भी समझ सकता हूँ। क्या ये सब कुछ अवकलन था, अवकलित करा था हमने, डिफरेंशिएशन करा था, मैं समाकलित करके भी समझ सकते हैं। dt को लेकर v dt का इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, तो अगर मुझे वेग का समीकरण दिया हो और स्थिति का समीकरण ज्ञात करना हो तो मैं उसे समाकलित कर दूंगा। क्या कर दूंगा, समाकलित कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा। तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ v dt बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसी प्रकार से मैं चाहूं तो अगर मुझे त्वरण का समीकरण है और वेग का समीकरण ज्ञात करना है तो उसे भी मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ a dt बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो इस हिसाब से मैं, अगर मुझे वेग दिया हो तो x दिया वेग अवकलन है ना, ऐसा कुछ है। x ऐसा समझो इस चीज को, ऐसा याद रख लो कि यहां पर है भैया x, यहां बना देते हैं ना, ये यहां पर बन जाएगा x v a। अगर इधर आगे बढ़ना है तो आपको करना पड़ेगा अवकलन, इस तरफ आगे बढ़ना है अवकलन, मतलब dx बटा dt करोगे तो v मिल जाएगा और dv बटा dt करोगे तो त्वरण मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको उल्टाना है तो यहां पर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt, तो वेग मिलेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ v dt करोगे तो x मिल जाएगा। क्लियर है कहानी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आपको जो पता होने चाहिए, आगे में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इसी प्रकार से एक और त्वरण का, बस ये समाकलन करना, अवकलन करना, ये करना चाहिए। और इसके अलावा एक और त्वरण का मैं सूत्र लिख सकता हूं जो कि समय के सापेक्ष परिवर्तन ना दिखाए। देखो मान लो एक व्यक्ति त्वरित गति कर रहा है तो उसका समय के साथ वेग बढ़ रहा है, तो स्थिति के साथ भी तो बढ़ रहा है ना। यहाँ पर फिर वेग समय के साथ उसकी चाल बढ़ रही है, स्थिति के साथ भी बढ़ रही है, यहाँ पर बढ़ गई, यहाँ पर और बढ़ गई, यहाँ पर और बढ़ गई, यहाँ पर और चाल बढ़ गई। तो उसके लिए भी हम चाहे तो सूत्र बना रहे हैं। हमें पता है सर a बराबर होता है dv बटा dt। अगर मैंने इसे dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, बन गया। हमने अगर इसे dx से गुणा भाग कर लिया तो यहां पर देखो मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है सर कि यहां पर dx बटा dt जो होता है वो वेग होता है। तो ये जो dx बटा dt है ना, dx बटा dt है ना, इसे मैंने पूरे को वेग लिख दिया। तो यहां पर क्या मजा आया, देखो भैया यहां पर मैंने लिखा त्वरण बराबर हो गया सर dx बटा dt को वेग लिख दिया और ये हो गया dv बटा dx। तो v dv बटा dx, अगर मान के चले तुझे कल को भगवान ना करे, लेकिन ऐसा है नीट वाले जरूर कर चुके हैं, एआईएमटी वाले बहुत बार कर चुके हैं, उन्होंने एक वेग का समीकरण दिया और वो समय में नहीं था। अगर समय में होता तो सीधे सीधे अवकलित करके त्वरण निकाल लेता, वो समय में नहीं था, वो x में था। और बोला त्वरण बताओ, तो त्वरण कैसे बताओगे, v dv बटा dx करते, v वेग का समीकरण होगा उसको रखो, फिर उसी का dv बटा dx करके दोनों का गुणा कर दो तो त्वरण निकल जाएगा। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है और अब तक और अब आगे की कहानी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे समीकरण, सभी सूत्र आपको आधी नींद में भी याद होने चाहिए। क्लियर बेटा, है ना। पहले v dv dx बटा dt v होता है,
सर अब तो रट लेना, हमको तो याद रहेगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें और क्या समझना है, त्वरण से रिलेटेड और भी कुछ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं नीट में उन्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो त्वरण कब है, कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है। देखो ध्यान से, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि त्वरण पॉजिटिव नेगेटिव बताया। कैसे बताया मैंने पॉजिटिव नेगेटिव, कि यहाँ पर है ना, त्वरण पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बताया, मैंने बताया कि अगर वेग बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, घट रहा है तो नेगेटिव है। लेकिन अब साथ ही साथ दिशा का भी चक्कर है। क्या दिशा का चक्कर है उसको हम डिटेल में समझना शुरू करते हैं और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सी बात करते हैं त्वरण को लेकर। हम कुछ कंडीशंस मानेंगे और समझेंगे कि क्या ऐसा संभव है या नहीं है ना, या अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। ऐसे सवाल हमें नीट में बहुत पूछा था थ्योरेटिकल कि अगर त्वरण और वेग की दिशा समान है तो चाल बढ़ेगी घटेगी नियत होगी, एक दूसरे के विपरीत है तो बढ़ेगी घटेगी या नियत रहेगी, ऐसे सवाल। ठीक है, तो हमने माना, पहले सवाल से शुरुआत करते हैं कि यदि वेग पॉजिटिव में है और त्वरण पॉजिटिव में, मतलब दोनों की दिशाएं समान है, पहला पार्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा ये बताना है। मतलब वेग जो है सर, त्वरण इस दिशा में है और वेग भी इसी दिशा में, तो बताओ भैया क्या होगा, क्या होगा। अभी हम सरल रेखा में गति कर रहे हैं, मतलब हमारा वेग और त्वरण एक ही रेखा के अनुदिश होगा, मतलब या तो दोनों विपरीत दिशा में होंगे, दोनों समान दिशा में होंगे, दोनों समान दिशा में होंगे, दोनों विपरीत दिशा में होंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे अभी कि हमारा त्वरण इधर है और वेग इधर है, या वेग इधर है त्वरण इधर है, तो वह उसकी दिशा परिवर्तित करने लग जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं आगे चलकर समझूंगा, उसको हम द्विविमीय गति पढ़ेंगे उसमें समझेंगे सब कुछ। क्लियर है कहानी। तो चलो भैया, अब अभी तो हम यह समझते हैं कि यहाँ पर अगर त्वरण इधर है वेग इधर है तो क्या होगा। ठीक है, वास्तविकता में मैं कब बोलता हूँ त्वरण हो रहा है, वास्तविकता में क्या बोलता हूँ त्वरण हो रहा है, या तो वेग या तो दिशा बदले, त्वरण भी कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो या तो वेग की दिशा बदल जाए या वेग का परिमाण बदल जाए, वेग का परिमाण बदल जाए, चाल बदलता है, तो दोनों में से कुछ एक भी होगा तो मैं बोलूंगा त्वरण होगा। अरे यहाँ पर हमने लिखा ना, ये देखो यहाँ से हमने लिखा कि दो चीजें हैं इसके पास, क्या है, परिमाण और दिशा। मतलब ये अगर सदिश राशि है तो यहाँ पर या तो दिशा बदले या परिमाण मतलब चाल बदल जाए, दोनों में से कुछ एक भी बदलेंगे तो हम बोलेंगे त्वरण होगा, या दोनों ही बदल जाए तो हम बोलेंगे त्वरण होगा ही होगा। तो यहाँ पर उसी चीज को हम समझते हैं कि अगर वेग और त्वरण एक ही दिशा में है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि समय के साथ v बढ़ेगा, v बढ़ेगा या चाल भी बढ़ेगी बोल सकते हैं। ऐसे ही दूसरी कंडीशन पे डिस्कस करते हैं बेटा कि अगर मान के चलो आपके पास त्वरण इधर है वेग इधर है तो क्या होगा ये बताओ, तो क्या होगा बताओ क्या होगा। मतलब सर मैं जा इधर रहा था, मुझे कोई पीछे खींच रहा है, मैं जाना चाहता हूं इस तरफ, मतलब कि मेरा वेग जो है वेग नेगेटिव में है और त्वरण जो है वो पॉजिटिव में है, तो मतलब मैं तो जाना चाह रहा हूं इधर, कोई मुझे आ जा आ जा आ जा, तो क्या है ना, उसने पीछे से पुकारा, अरे रुक जाओ प्लीज रुक जाओ, तो यहाँ पर मैं जाना तो चाह रहा था, लेकिन अगर उसने मुझे पीछे से पुकारा तो मैं आगे अब नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगा तो मेरी चाल या दिशा एक ही है, मेरी चाल या वेग कम होता जाएगा क्योंकि त्वरण विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भैया जो समय के साथ v कम होगा। ठीक है सर, क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर वेग इधर है त्वरण इधर है, ये तो खींच रहा है तो जाएगा, रुकेगा और रुककर वापस आ जाएगा, फिर दोनों एक समान दिशा में जाएंगे और समय के साथ चाल बढ़ती जाएगी, वेग बढ़ जाएगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अभी इस इंस्टेंट पर, इस क्षण पर क्या हो रहा है ना, हम किसी बात कर रहे हैं इस क्षण पर क्या कहानी हो रही है। ठीक है, चलो इसी प्रकार से सी कंडीशन लेते हैं। सी कंडीशन हमने आपको बोला कि अगर मान के चलो त्वरण जो है वो भी इस दिशा में है और अच्छा एक सेकंड, अब हम वेग को पॉजिटिव बोल देते, त्वरण को नेगेटिव बोल देते, मतलब वेग जो है वो पॉजिटिव दिशा में है और त्वरण जो है वो नेगेटिव दिशा में है, मतलब फिर से दोनों की दिशा विपरीत है। देखो यहां पर दिशा विपरीत है, यहां पर दिशा समान है, समान दिशा है। ठीक है, यहां पर क्या है, फिर से विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है। तो अगर विपरीत दिशा है तो क्या होगा, विपरीत दिशा है तो क्या होगा, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि यह फिर से समय के साथ v कम होगा। ठीक है, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात ना सेट हो जाए कि सर जब त्वरण नेगेटिव होता है तो वेग कम होता है। ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है या जो स्टेटमेंट समझ रहा है अत्यंत ही मूर्ख है। देख यहाँ पे त्वरण पॉजिटिव है लेकिन फिर भी वेग कम हो रहा है, यहाँ पे त्वरण नेगेटिव है तो भी वेग कम हो रहा है ना। मतलब क्या है कि त्वरण के पॉजिटिव नेगेटिव होने से वेग कम ज्यादा नहीं होता, वेग की क्या दिशा है ये भी तो पता करना पड़ेगी। अगर कोई तुम्हें बिगाड़ना चाहता है ना, वो चाहता है कि नहीं भैया ये तो नीट का एग्जाम ना निकाले, ये बहुत बिगड़ जाए, तो क्या वो उस पर निर्भर करेगा? नहीं, वो तुम पर भी निर्भर करेगा कि तुम क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी के साथ। ठीक है, कुछ बच्चे देखा ना, कुछ बच्चे सुधरे हुए लोगों के साथ रहकर भी बिगड़ जाते हैं और कुछ बिगड़ों के साथ रहकर भी सुधरे रह जाते हैं। ठीक है, अंतर मन मतलब खुद का वेग, खुद की दिशा क्या थी उस पर बात निर्भर करती है। ऐसे ही सी देखते हैं, सी हो गया भैया, डी देखते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर मान के चलो मैंने बोला कि वेग भी नेगेटिव है, त्वरण भी नेगेटिव है, v और a दोनों ऋणात्मक है, तो क्या होगा? तो सर लेकिन दिशा समान है, इंपॉर्टेंट ये है, ऋणात्मक धनात्मक से फर्क नहीं पड़ता, जरूरी है कि दिशा क्या कहती है। तो दिशा समान है, तो अगर दिशा समान है तो क्या होगा यहाँ पर, अगर दिशा समान है सर तो अब भी समय के साथ वेग या समय के साथ v मतलब चाल बढ़ती जाएगी। क्लियर है कहानी? तो समय के साथ यहाँ पर चाल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं और हम इसी प्रकार का एक और उदाहरण करते हैं जो हमें काफी बार नीट एम्स वगैरह में पूछा गया है। हमें ऐसी कुछ कंडीशंस पूछी जाएगी, निम्न में से क्या संभव है, निम्न में से क्या संभव है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो हम नीचे दिखा रहे हैं आपको, इसमें से क्या क्या संभव है। पहली कंडीशन मैंने बोली क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा है ना, मतलब ये सवाल है उसे हम दूसरे रूप में लिखकर बता रहे हैं आपको बस। हाँ भैया, क्या यह संभव है, क्या यह संभव है कि त्वरण किसी क्षण पर त्वरण शून्य हो जाए और वेग भी और v भी शून्य है
है ना, और v भी शून्य है। पहली कंडीशन, सोचना है आपको कैसा संभव है या नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन में बता रहा हूं, सोचो कि पहली कंडीशन कभी संभव हो पाएगी। दूसरी कंडीशन कहती है कि वेग शून्य है और v नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि वेग त्वरण शून्य लेकिन वेग शून्य नहीं है, वेग अशून्य है। फिर चौथी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, तो इसको ज्यादा शब्दों में लिख सकते हैं ना, त्वरण शून्य है, वेग अशून्य है, बात बराबर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन कहती है कि त्वरण शून्य नहीं है और वेग शून्य हो जाए, और चौथी कंडीशन कहती है कि त्वरण भी शून्य ना हो और वेग भी शून्य ना हो। क्या ऐसा संभव है, कब ऐसा संभव है, कब कुछ संभव है, नहीं है, इन चारों में से क्या संभव है, क्या संभव है, ये आपको बताना है। तो चलो इसका हल सोचते हैं, लगाते हैं दिमाग। इस प्रकार के सवाल काफी बार में आ चुके हैं, बहुत बार बोल दिया मैंने बेटा, और इस प्रकार के सवाल और भी आ सकते हैं। क्या कभी त्वरण शून्य है और वेग भी शून्य है, ऐसा हो सकता है? ऐसी स्थिति सोचो कि त्वरण और वेग शून्य है। चलिए बहुत ही आसान सी बात है, क्या सोचना है इसमें। अगर वस्तु या पिंड स्थिर है या गति नहीं कर रहा, वेग शून्य, भैया रामलाल खड़ा है, रामलाल सोच रहा है, अपने दिमाग पे जोर लगा रहा है, भैया कुछ तो सोच लो, मैं अपने बाल खुजाल रहा है खड़े होकर, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रामलाल खड़ा है, रुका हुआ है, तो उसका वेग शून्य है। यहाँ पर लिखते रुका है तो वेग शून्य होगा, वेग शून्य रुका हुआ तो त्वरण भी शून्य होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा सोचना इंपॉर्टेंट है। दूसरा सोचते हैं कि ऐसा संभव है कि त्वरण शून्य है लेकिन वेग अशून्य है, वेग शून्य नहीं है, ऐसा संभव है क्या? वेग शून्य नहीं है, तो कैसे हो सकता है? सर त्वरण शून्य नहीं है, मतलब त्वरण शून्य है, मतलब त्वरित गति नहीं कर रहा, वेग अशून्य है, मतलब गति तो कर रहा है। अरे ये तो आज तक जो पढ़ते आए थे त्वरण के पहले जो सब कुछ पढ़ा, वैसी ही बात है कि अगर वस्तु एक समान वेग से गति करे तो यह संभव होगा। ले भैया रामलाल निकला अपनी BMW लेकर रामलाल निकला, ये चल रहा है वेग से, इस पे त्वरण शून्य हो गया, चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड से चलता जा रहा है, तो इस पे त्वरण हमेशा शून्य है। सुहाना समय चल जा रहा, बहुत सुहाना मौसम। तो क्या होगा, ये 10 मीटर प्रति सेकंड से त्वरण शून्य है, वेग नहीं आ गया। अच्छा, तीसरी कंडीशन में आएगा मजा। अब ऐसा सोचो कि क्या ऐसा संभव है कभी कि त्वरण शून्य ना हो लेकिन वेग शून्य हो जाए, मतलब कि वस्तु त्वरित गति कर रही है और चल भी नहीं रही है, वस्तु त्वरित गति कर रही है और चल भी नहीं रही है, ऐसा कब होगा? सोचो 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 सोचो, ऐसी बहुत सारी जगह हो सकता है। देखो है ना, स्क्रीन पॉज करके कमेंट भी कर सकते हो, सबने आपसे पहले सोच लिया। क्या हो सकता है बेटा कि अगर वेग और त्वरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाए, वेग और त्वरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो ऐसा होगा, है ना। जैसे मान के चलो इस गेंद को या पेन को या वस्तु ने ऊपर फेंका और ये ऊपर फेंका और ये नीचे आई, तो अगर किसी चीज को हमने ऊपर फेंका है, वो उच्चतम बिंदु तक पहुंची है और वो फिर नीचे आई है, तो वो कैसे नीचे आ गई? मतलब कि वो जब ऊपर गई रुकी, उसका वेग शून्य हुआ और वो फिर नीचे आ गई। तो जो धरती माँ का त्वरण है या धरती माँ का बल है, धरती माँ के बल के कारण जो त्वरण है वो हर जगह एक समान है। वस्तु तुम ऐसे फेंको तुम रुकी रहे, दौड़ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। धरती माँ का प्यार सबको अपनी तरफ खींच रहा है, तो धरती माँ का प्यार केंद्र की तरफ है, सबको अपनी तरफ खींच रहा है, तो हर क्षण पे त्वरण तो जी होगा। लेकिन मतलब त्वरण तो शून्य है, लेकिन जब वो ऊपर जा रही थी तो वेग कम हो रहा, क्योंकि ऊपर जा रही है, त्वरण नीचे है, त्वरण तो हमेशा ही नीचे है, तो ऊपर जाकर कम होगा रुकेगी, फिर वापस आएगी, मतलब उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होगा और त्वरण अशून्य होगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, जब गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए, तब गति के उच्चतम बिंदु पर क्या होगा? त्वरण अशून्य और वेग शून्य होगा। ऐसे में तो यहां पर वेग शून्य है और त्वरण हमेशा नीचे की तरफ जी लगेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर वेग इस दिशा में है या वेग इस दिशा में, त्वरण इस दिशा में है, तो ये जाएगा, रुकेगा, वापस आएगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जब भी वस्तु या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जब भी वस्तु यू टर्न लेगी, यू टर्न मतलब क्या होता है? मतलब ये जा इधर घूम कर वापस। अब ऐसा नहीं गए और ऐसा घूम कर आ गए, अबे अगर ऐसा गए और इधर की तरफ से घूम गए तो द्विविमीय गति हो गई। ऐसा मोड़ा मतलब द्विविमीय गति कर ली तुमने, तुमको एक विमीय गति, मतलब यहाँ पर जाना है सीधा, अब इधर नहीं जाना है, पीछे जाना है, तो रुकना ही पड़ेगा और ऐसा घूमना पड़ेगा, तभी तो तुम इधर जा पाओगे। तो यह जो है, यह भैया यू टर्न लेना, मतलब यह इसका एग्जांपल होता है कि त्वरण अशून्य है लेकिन वेग शून्य है। डी वाला एग्जांपल डिस्कस करना कोई बड़ी बात नहीं, डी तो एकदम आसान सी कहानी है भैया, डी वाला बहुत ही आसान सी कहानी है। क्या होगा सोचो, त्वरण अशून्य है और वेग भी अशून्य है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? रामलाल को बिठा दो अपनी BMW में और इसे चला दो 10 मीटर प्रति सेकंड से और त्वरण दे दो इसको इस तरफ ही 1 मीटर प्रति सेकंड का। तो त्वरित गति जब भी होगी तो क्या होगा भैया? त्वरित गति होगी तो वहां पर त्वरण होगा मतलब कि वेग भी है और त्वरण भी है, तो दोनों अशून्य होंगे। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सी कंडीशन। क्लियर है कहानी? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने त्वरण को थ्योरेटिकल बातें सारी कर ली सर, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हम केवल क्वेश्चन करेंगे, है ना। जो हमने समीकरण पीछे पढ़ा था, सूत्र पढ़ा थे, उन पर ही आधारित अब हम बहुत सारे सवाल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम सवाल करेंगे तो कैसे होगा? देखो पहला सवाल आपके सामने, 30 सेकंड पर एक सरल रेखा के अनुदिश किसी कण का विस्थापन x दिया है, निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हमें पता है x बराबर दिया है a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें वेग ज्ञात करना है, हमें त्वरण ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। वैसे तो त्वरण बोला है, हम पहले वेग ज्ञात करेंगे तभी तो त्वरण ज्ञात कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको अलग से सवाल नहीं करवा, समय खराब करने वाली बात है ना। यहाँ पर त्वरण ज्ञात करोगे, बिना त्वरण ज्ञात करके कैसे ज्ञात करोगे? आगे जिंदगी का मजा। तो पहले से करना पड़ेगा हमें dx बटा dt, तो ये dx बटा dt होगा वेग। तो अब आसान से सवाल कर रहे हैं, पहले तो हम इसका करेंगे, हम अवकलन। क्या करेंगे? अवकलन। तो इसका अवकलन करो तो ये भी हो जाएगा सर d a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर बटे में dt। तो इसका कर दो अब अवकलन, तो इसका अवकलन मतलब क्या होता है
इसका अवकलन मतलब क्या होगा, कैसे करेंगे, देखो भैया वेग क्या होगा, ये होगा अवकलित करो सर, तो ये हो गया है a नॉट का अवकलन होगा 0, अरे नियत मान है। a1 t का अवकलन होगा a1 into t का अवकलन होगा 1 प्लस a2 तो नियत मान है, t स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t। तो ये हमारे पास वेग आ गया। वेग कितना आ गया, वेग आ गया है, इस वीडियो को ठीक से बना देते हैं, a1 प्लस a2 into 2t, ये वेग आ गया। अब त्वरण याद करना है, त्वरण, तो त्वरण होगा dv बटा dt। त्वरण क्या होगा, dv बटा dt। तो इसका मैं फिर से अवकलन कर दूं, त्वरण आ जाएगा। तो त्वरण कैसे निकालेंगे, a बराबर इसका फिर से अवकलन कर दो, ये हो गया a1, कंफ्यूज मत होना, ये त्वरण है ना, और a1 a2 तो नियत मान थे। तो यहाँ पे a1 का अवकलन करेंगे बेटा तो फिर से 0 हो जाएगा, प्लस 2a2 तो नियत मान बाहर आ जाएगा, t का अवकलन 1 हो जाएगा। एकदम आसानी से अवकलन किया मैंने, तो हो गया 2a2, मेरा आंसर आ चुका है। तो त्वरण जो होगा वो 2a2 हो जाएगा। बिल्कुल आसान से सवाल से हमने शुरुआत करी। चलो अब हम आगे बढ़ते हुए इस प्रकार के और भी सवाल करते हैं। चलो तो इसी प्रकार से और सवाल देखते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल। अगला सवाल इसी प्रकार का सवाल कहता है कि संबंध दिया गया है आपको, एक कण की स्थिति x और समय t के सापेक्ष संबंध दिया है, तो यह बोला स्थिति x के अनुसार परिवर्तित हुई है। तो आपको बताना है समय t पर यदि त्वरण 0 है तो t का मान क्या होगा, मतलब वो समय जिस पर त्वरण 0 होगा। तो कौन सी बड़ी बात है यार, x दिया हुआ है, पहले वेग निकालो, वेग निकालने के बाद में यहाँ पर त्वरण जो है इसको निकालो और उसे फिर 0 कर दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, v बराबर करेंगे dx बटा dt, तो v बराबर dx बटा dt, मतलब इसका अवकलन कर दो, तो a t स्क्वायर माइनस bt क्यूब बटे में dt। यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसका अवकलन करो बेटा, तो a t स्क्वायर का अवकलन करना, तो a t स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, a सर बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t माइनस b, t क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3t स्क्वायर, ये वेग आ गया। तो थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2at माइनस 3bt स्क्वायर, ये वेग है। अब मुझे पता करना है त्वरण, तो त्वरण क्या होगा, a क्या भैया त्वरण है, कंफ्यूज मत होना, जानबूझ के साथ देते ये एक a चिपका देता कि बच्चे त्वरण उसमें कंफ्यूज हो जाए, ये a में ना, ये तो एक नियत मान है। तो त्वरण होता है dv बटा dt, ये हो जाएगा d 2at माइनस 3bt स्क्वायर dt। तो अगर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a into t का अवकलन हो गया 1 माइनस 3b, ऐसा कैसा रहने दो, t स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t, ये आ गया भैया त्वरण। क्या गया, त्वरण। तो त्वरण को एक बार मैं बढ़िया से लिख देता हूं, यहाँ पर त्वरण को लिख सकते हैं, फाइनली जो हमें निकालना था त्वरण का मान आ गया गुरुजी, ये हो गया है 2a माइनस 6bt, कितना हो गया 2a माइनस 6bt। अब उसने बोला कि समय t जिस पे त्वरण 0 है, तो त्वरण को 0 कर दिया, हो गया 2a माइनस 6bt। तो यहाँ से इसे इधर की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6bt बराबर 2a, है ना, ये माइनस तो प्लस हो गया बेटा, तो t का मान लिख सकता हूं मैं 2a बटा 6b, या मैं इसे लिख सकता हूं a बटा 3b। तो बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे सवाल हम कर सकते हैं। और सवाल देखते हैं इसी प्रकार के, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एग्जैक्ट इसी प्रकार का सवाल है, हमें विस्थापन y बराबर दिया है। अब ये जान कैसे सवाल लिए जा रहे हैं, y बराबर तो घबराना थोड़ी ना, y हो x हो, y बराबर का कुछ समीकरण y में कर रहा है, x बराबर कुछ समीकरण x में कर रहा है, z बराबर z में कर रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, x y और z कहीं भी कर सकता है। तो अगर y में चल रहा है तो सरल रेखा में रहती है, सॉरी x में चल रहा है तो सरल रेखा में रहती है, y में चल रहा है तो सरल रेखा में रहती है, z में चल रहा है तो सरल रेखा में रहती है, जो है वो तो हमको आता ही है। तो व्यक्त किया जाता है प्रारंभिक वेग और त्वरण क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो फिर से हम सॉल्व करते हैं, y बराबर दिया है सर a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर माइनस d की पावर dt की पावर 4। अगर मुझे वेग ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, dy बटा dt से वेग ज्ञात करूंगा, dy बटा dt से। तो अगर मैं dy बटा dt से वेग ज्ञात करूंगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा da प्लस bt प्लस ct स्क्वायर माइनस dt की पावर 4 बटे में dt। तो अवकलन कर रहा हूं मैं इसका, क्या कर रहा हूं, अवकलन। तो a का अवकलन हो गया 0 प्लस b इंटू t, तो b का अवकलन होगा b, तो नियत माने t का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस c इंटू 2t माइनस d इंटू 4t क्यूब। बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है, आराम से अवकलन करो, यही होगा, है ना। अवकलन में जो घात उसको आगे लाते हैं और उसमें फिर घात में -1 कर देते हैं, तो ये हमारे पास वेग आ गया। ठीक है, तो ये क्या आया सर, एक बार फिर से बढ़िया से लिख दो जरा, तो ये v बराबर b प्लस 2ct माइनस 4dt क्यूब। ठीक है, अब हमें पूछा प्रारंभिक वेग, तो बेटा जब भी प्रारंभिक की बात होती है मतलब टाइम जो है वो t बराबर 0 सेकंड से, t बराबर 0 सेकंड को ही हम प्रारंभिक कहते हैं। तो यहाँ पर t बराबर 0 सेकंड कर दो, तो यहाँ पे v का मान हो जाएगा t बराबर 0, ये हो गया b प्लस 2c इंटू 0 माइनस 4d इंटू 2 0 की घात 3, तो यहाँ पर बचेगा b। तो वेग का मान आ गया है b के बराबर, है ना, t इक्वल टू 0 पर वेग आ गया है b। इसी प्रकार से त्वरण ज्ञात करते हैं, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण होगा सर dv बटा dt। अब वेग का मान क्या आया था सर, वेग का मान आया था b प्लस 2ct माइनस 4dt क्यूब बटे में dt। तो अगर अब मैं इसका अवकलन करूंगा तो b का अवकलन तो 0 हो चुका है, प्लस 2c, t का अवकलन हो जाएगा 1 माइनस 4d इंटू 3t स्क्वायर, t क्यूब था तो उसका अवकलन होगा 3 आगे गुणा में करो 3t स्क्वायर हो जाएगा बेटा। यहां से त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा 2c माइनस 4 12dt स्क्वायर। तो फिर से क्या बात करना है, प्रारंभिक त्वरण। तो प्रारंभिक त्वरण क्या होगा, जब समय 0 हो जाएगा, तो समय को 0 कर दो, तो t बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, यहां पर फिर से त्वरण में रखा t बराबर 0, तो ये हो गया सर 2c माइनस 12d 0 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, ये 2c हो गया, कितना हो गया 2c, मतलब b और 2c हमारा सही जवाब होगा, b और 2c हमारा सही जवाब होगा। प्रारंभिक वेग b है और त्वरण 2c है। इस हिसाब से हम आसानी से चीजें ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी रोमांचक सवाल की तरफ, है ना। हमें बोला गया है यहाँ पर कि v बराबर एक समीकरण दिया है, तो t सेकंड, तो t सेकंड में समय है, तो यहाँ पर आपको बताना है इस कण का t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण ज्ञात करो, है ना। त्वरण भी ज्ञात करो, विस्थापन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो हमने कोई चीज निकाला, हमने विस्थापन नहीं निकाला अभी तक, तो विस्थापन ज्ञात करो, विस्थापन t बराबर 2 सेकंड पर। ठीक है, दोनों चीजें हम ज्ञात करना चाहते हैं। हाँ, त्वरण काफी सारे सवाल है, विस्थापन का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो वेग दिया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं, आसान सा सवाल। वेग दिया हुआ है v बराबर 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। तो त्वरण क्या होगा बेटा, त्वरण होगा dv बटा dt, अवकलन कर लो तो हो जाएगा सर 2t माइनस 4 इंटू 1 प्लस 0, 3 का 0 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 40 माइनस 4, ये त्वरण आ गया। कब चाहिए, t बराबर 2 सेकंड पर चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सर, ये हो जाएगा त्वरण t बराबर 2 सेकंड पर हो चुका है, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4, तो 8 माइनस 4 मतलब हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का मान ज्ञात कर लिया है हमने। अब ऐसे ही हम विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। ओहो, नई चीज, वेग से विस्थापन। वेग से विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे, देखो वेग से विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा, v dt बराबर dx का समाकलन। तो यहां से हमें विस्थापन देगा, क्या देगा बेटा, विस्थापन। तो करते हैं, आओ समाकलन मिलकर। तो कितना हो जाएगा, ये लिखो सर, 2t स्क्वायर
-4t प्लस 3 dt बराबर समाकलन dx। तो यहाँ पे 2t स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, 2t स्क्वायर का समाकलन, तो बेटा देखो 2 बाहर हो जाएगा, समाकलन करना 2t स्क्वायर का 2 बाहर हो जाएगा, t स्क्वायर का समाकलन होता है t क्यूब बटा 3 माइनस 4 t का समाकलन करेंगे तो t स्क्वायर बटा 2 ना, ये समाकलन के प्रैक्टिस में बहुत करिए बेटा। और 3 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे t हो जाएगा समाकलन के बाद, तो यहाँ हमें निकालना है 2 सेकंड में। तो यहाँ पर याद है हमारा x, यहाँ आ जाएगा विस्थापन dx इंटीग्रेशन x। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 बटा 3 इंटू टी क्यूब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये लिखेंगे 2t स्क्वायर प्लस 3t, और ये 0 से 3 x हो गया है। तो 3 का अगर हम मान यहाँ पे 0 से 2 लेना, 2 सेकंड पर बोला है ना, हमको स्थिति क्या हो गई है, अब हमें विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन कैसे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 लिखो तो 2 बटा 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 बराबर होगा x। तो इसको हम आसानी से सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे भैया, कैसे सॉल्व करेंगे, कर पाओगे कैसे सॉल्व, क्या इसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे करेंगे सर इसे सॉल्व। तो सर इसको सॉल्व क्या करेंगे, ये हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये होगा 8 इंटू 2 हो गया 16, यहाँ होगा 16 बटा 3, ये होगा 16 बटा 3 माइनस 8 प्लस 6 बराबर होगा x के, -8 प्लस 6 बराबर होगा x के। तो यहाँ पर से ये लिखना चाहता हूं 16 बटा 3 माइनस 2, 8 और 6 मिलकर बना देंगे -2 होगा x के बराबर, तो हम लिख सकते हैं 10 बटा 3 मीटर बराबर होगा x के। क्या ये बात समझती है भैया सभी को, इसको एलसीएम लो 3, ये हो जाएगा 6, 16 माइनस 6 होगा 10 बटा 3 मीटर। बहुत बढ़िया बात, बहुत मजा आया। चलो इसी प्रकार के और सवाल करते हैं ना, बहुत सारे सवाल करते रहेंगे। एक कर्ण सीधी सरल रेखा O से अनुदिश गतिशील है, किसी क्षण t सेकंड में पर कर्ण की O बिंदु से x मीटर में का मान है ना, मतलब ये स्थिति दी हुई है। तो आपको बताना है कर्ण विराम अवस्था में आने से पूर्व कितनी दूरी तय करेगा। एक और नया इंटरेस्टिंग सा सवाल, तो विराम अवस्था से आने से पूर्व कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर कैसे करते हैं, x बराबर होगा 10 प्लस 60 माइनस 3t स्क्वायर। तो विराम अवस्था से आने से पूर्व मतलब कि वेग निकालना है पहले तो सर, वेग होगा dx बटा dt, तो कितना हो जाएगा d 10 प्लस 60 माइनस 3t स्क्वायर बटा dt। तो क्या होगा बेटा, 10 का अवकलन हो जाएगा 0 प्लस 6 इंटू टी का अवकलन होगा 1 माइनस 3 टी स्क्वायर अवकलन हो जाएगा 2। यार बार बार वही करना पड़ रहा है। ये आ गया है वेग, ये क्या आ गया है वेग, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ध्यान से देखो। ये आ गया है वेग, तो वेग का मान कितना आया है सर, वेग का मान आया 6 माइनस 6t। तो विराम अवस्था में आने से पूर्व तय की गई दूरी, तो विराम अवस्था में कब आया, तो वेग कब शून्य हुआ, विराम अवस्था में आना। विराम अवस्था मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये होता है सर, है ना। तो विराम अवस्था में आने का मतलब क्या होता है, विराम अवस्था से आने का मतलब होता है कि वेग का मान हो जाए 0। तो ये हो गया 6 माइनस 60 बराबर 0। तो यहां से लिख सकते हैं 6 बराबर हो जाएगा 60, या 6 से 6 कट गया, टी का मान आ गया 1 सेकंड, मतलब टी बराबर 1 सेकंड पर ये विराम में आया था। तो सर कोई बात नहीं, अब दूरी निकाल लेते। तो ये क्या करेंगे, अब देखो भैया कहानी में नया ट्विस्ट, अब ये पता चला कि इसने गति करना शुरू करी। तो यहाँ पर 1 सेकंड में कितना चला, वो किससे पता चलेगा, इस सूत्र से पता चलेगा। तो t बराबर 1 सेकंड पर x का मान कितना आएगा, तो सर हो जाएगा 10 प्लस 6 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का वर्ग, तो हो गया सर 10 प्लस 6 माइनस 3, ओहो तो गया सर 13 मीटर। तो तुमने ऑप्शन में देखा 13 मीटर, सबसे पहला ऑप्शन तुम्हें दिखाई दिया 13 मीटर, तुमने टिक कर दिया और हो गया गलत। ये 13 मीटर क्या है, याद करो, मैंने तुम्हें दूरी और विस्थापन सिखाया था। जब मैंने तुम्हें दूरी और विस्थापन सिखाया तो मैंने तुम्हें बात बताई थी कि ये है स्थिति बताता है, स्थिति मतलब कहां पर है, तो कितना चल कर गया वो तुझे निकालना है सवाल में, तो विस्थापन निकालना है कि कितना चल कर गया। ठीक है, तो अगर तुम्हें दूरी निकालना है तो यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर t बराबर 1 सेकंड पर 13 मीटर पर है, तो t बराबर 0 पर कहां है ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो t बराबर 0 सेकंड पर क्या होगा, x बराबर होगा 10 प्लस 6 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर, मतलब हो गया 10 मीटर। क्या हो गया 10 मीटर। तो यहाँ पर t बराबर 0 पर था ये 10 मीटर पर, तो कितना चला, तो दूरी हो जाएगी यहाँ पर 13 माइनस 10 मतलब हो गया 3 मीटर। आया समझ में, 13 मीटर आंसर नहीं है, 3 मीटर आंसर है, क्योंकि वेग 0 हो रहा है 1 सेकंड पर, 13 मीटर पर जाके रुका वापस आगे आगे कहानी अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पर ये कब से चलना शुरू हुआ, t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 पर अगर ये चलना शुरू होता है तो यह जो O बिंदु है वो कहाँ है, ये क्या है O बिंदु, और ये क्या है X बिंदु। आई बात समझ में बेटा कहानी। तो ये यहाँ पर ये x है, ये O है, तो O से x कितना चला, ये OX हो जाएगा 3 मीटर। चलो बहुत बढ़िया रोमांचक सवाल, ऐसे सवाल और करते हैं हम। अगला सवाल इसी प्रकार का, जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे। सवाल में बोला है कि यदि हमें बोला है AITMT 2004 का सवाल, यदि s बराबर तो किस समय पर त्वरण 0 होगा। एकदम आसान सा सवाल है ना, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो, बढ़िया से सवाल है ना, वही जैसा हम कर रहे थे उसी प्रकार का सवाल है भैया ये भी। वैसे थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे माइनस आएगा। चलो तो यहाँ पर अब फिर से एग्जैक्ट वैसे सवाल AITMT का, जल्दी से हम सॉल्यूशन कर देते हैं। ए पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा सर, s बराबर s दे x दे y दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना वही होगा। तो यहाँ पर वेग क्या होगा, बोला है कि त्वरण 0 क्या होगा, तो त्वरण निकालने के लिए वेग निकालना पड़ेगा। त्वरण निकालने के लिए वेग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर त्वरण निकालने के लिए वेग सर वेग फिर से अवकलन कर दो। तो अवकलन कैसे करेंगे, यहाँ पर अवकलन कैसे करेंगे, तो ये होगा ds बटा dt कर देंगे, ये हो जाएगा d 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 dt। तो इसका करो अवकलन, इसका करो अवकलन। तो अवकलन कैसे करेंगे सर, ये हो जाएगा 2 3t स्क्वायर माइनस 3 2t, वही कर रहा हूं जो अभी तक करते आया था, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2, ये आ गया है वेग। अब तुम्हें क्या निकालना है, और त्वरण निकालना है, त्वरण। तो त्वरण निकालना है यहाँ पर त्वरण, तो त्वरण कैसे निकालेंगे, त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा, फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन क्या होगा, आया आप समझ में, अवकलन क्या होगा, अवकलन होगा इसको फिर से a निकालने b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dv बटा dt। तो dv बटा dt क्या हो जाएगा, अरे कर दो भैया फटाफट सर, एक ही जैसे सवाल, हाँ भैया ऐसे ही सवाल बहुत बार पूछ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6t स्क्वायर हो जाएगा 2t माइनस 6 इंटू 1 प्लस 0। तो यहाँ पर त्वरण आ चुका है हमारा, ये आ गया सर 12t माइनस 6। तो त्वरण 0 कब होगा, वह समय जिसपे त्वरण 0 हो जाए। त्वरण 0 होगा तो 12t माइनस 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 12t बराबर 6, या t का मान आ जाएगा 6 बटा 12 या 1 बटा 2 सेकंड। ये वह समय है जिसपे त्वरण का मान 0 होगा।
क्लियर है? तो ये कैसे हो गया? अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, किसी कण पर वेग हमें दिया हुआ है v बराबर 40 के अनुसार बदल रहा है और यह बोला है t बराबर 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच विस्थापन की गणना कीजिए। फिर से v पार्ट भी आसान सा है ना, कैसे करेंगे? जैसे अभी तक करते आए थे वैसे ही करेंगे भैया। तो यह क्या होगा? यह होगा v बराबर हो गया सर 4t, v बराबर क्या हो गया 4t। तो अब हमें विस्थापन चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dx देगा। विस्थापन कैसे मिलेगा? इंटीग्रेशन से। क्लियर बेटा? तो अब वेग का मान क्या है? वेग का मान है 4t dt बराबर dx। कब से कब तक करना है? 2 से 4 तक में करना है। तो t 2 से 4 तक में कर दो तो ये विस्थापन मिल गया। तो 4 बाहर लग दो बेटा इंटीग्रेशन के। t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बटा 2, यहाँ रखो 2, यहाँ रखो 4, यहाँ होगा x। आया समझ में? है ना? तो यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर अगर हम चाहे तो इसे कैंसिल कर सकते हो, लिख सकते 2, तो 2 t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस सर 16 कैसे लिख दिया आप? देखो एक और स्टेप कर देते हैं आपके लिए। यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ जब 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। तो ये कितना हो गया है? ये हो गया x बराबर 2 इंटू 4 का वर्ग होगा 16, 16 माइनस 2 का वर्ग 4, तो क्या बेटा x बराबर 2 इंटू 12, यह हो जाएगा x बराबर 24 मीटर। और इसका जो विस्थापन हुआ है वह 24 मीटर हुआ है। तो अगर आपको समीकरण दिया हो तो आप 2 सेकंड में या t बराबर 2 से 4 में विस्थापन कितना हुआ है वो भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है? चलो ऐसे एक दो और सवाल देख लेते हैं फटाफट, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे और इसी पर और चर्चा करेंगे। तो और क्या सवाल हो सकते हैं? ऐसे ही आपको फिर से x का मान दिया है, AIPMT 2012 का सवाल, सरल रेखा के अनुदिश किसी कण की गति का समीकरण दिया है और बोला है कि यहाँ पर x मीटर में और t सेकंड में, तो वेग शून्य होने पर कण का मंदन बताइए, कण का मंदन बताइए वेग शून्य होने पर। तो बढ़िया सा सवाल। पहले तो ये पता करो कि मंदन कितना हो, मतलब मंदन का समीकरण, वेग का समीकरण वगैरह सब कुछ पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? x बराबर है 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो वेग कितना होगा भैया? dx बटा dt से वेग निकालो। ये होगा सर, इसका अवकलन तो सीधे कर दो, 8 का अवकलन होगा 0 प्लस 12 इंटू t का अवकलन होगा 1 माइनस टी क्यूब, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। ये अवकलन हो गया, मतलब वेग का मान आ गया मेरे पास 12 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है? तो वेग शून्य होने पर, तो वेग शून्य होने पर समय कितना है उससे त्वरण ज्ञात होगा। तो त्वरण क्या लिखेंगे? त्वरण लिखेंगे सर dv बटा dt। त्वरण क्या लिखेंगे? dv बटा dt। तो dv बटा dt क्या हो जाएगा? d 12 माइनस 3t स्क्वायर बटा dt। तो अगर इसका अवकलन करेंगे तो 12 का अवकलन होगा 0 माइनस 6t, ये त्वरण आ चुका है। देखो भैया 3 था, ये 2 आगे आ जाएगा, है ना? तो 60, तो त्वरण का मान आता है माइनस 60। और यहाँ पर किस समय पर त्वरण ज्ञात करना है सर? जब वेग शून्य होगा। तो वेग शून्य कब होगा? वेग शून्य होगा सर, ये होगा 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर 0, या इसे हम लिख सकते हैं 12 बराबर हम लिख सकते हैं 3t स्क्वायर, या t का मान हो जाएगा ये 12 बटा 3, या t स्क्वायर का मान हो जाएगा 12 बटा 3 मतलब 4। तो t का मान हो चुका है प्लस माइनस 2 सेकंड। नेगेटिव नहीं लेंगे तो यहाँ पर से हम लेंगे 2 सेकंड ही, है ना? क्यों? क्योंकि समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केवल 2 सेकंड हमारा आंसर है। तो अब इसको उठाकर यहाँ रख दो तो त्वरण का मान आ जाएगा। तो त्वरण का मान कितना आ गया? यहाँ लिख देते हैं, ये आ गया सर माइनस 6 इंटू 1, मतलब माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण आया है। क्या आया है? त्वरण आया है। माइनस 6 से ऑप्शन में ही नहीं है। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है मंदन। मैंने तुम्हें सिखाया है कि जो मंदन होता है बेटा वह बराबर होता है माइनस त्वरण के। मंदन क्या होता है? मंदन होता है नेगेटिव त्वरण। फिर से मंदन क्या होता है? नेगेटिव त्वरण। मंदन क्या होता है? नेगेटिव त्वरण। तो ये हो जाएगा माइनस 6, तो ये हो गया प्लस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है कहानी? चलो बेटा, तो अब क्विज के रूप में तो सवाल दे रहा हूं ना, जल्दी से इनके जवाब दो और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। हाँ, तो क्विज का पहला सवाल आपके सामने। चलो भैया जल्दी से इसका जवाब दो। विरामावस्था से गतिशील एक इलेक्ट्रॉन का वेग व्यंजक दिया गया है आपको और बोला है कि यदि k का मान 2 है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रथम 3 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी? आसान सा, बढ़िया सा, प्यारा सा, सुंदर सा, छोटा सा सवाल। सवाल में क्या दिया गया है हमें? चलो भैया टाइम अप, सॉल्व कर लेते हैं सवाल को जल्दी से। तो सवाल में क्या दिया गया है हमें? सवाल में बोला है सर कि v बराबर है k इंटू t, हमें निकालना है दूरी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v dt जो होगा बेटा वो इंटीग्रेशन ऑफ dx के बराबर होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ kt dt जो होगा वो बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx के। तो k बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बटा 2 और चली गई दूरी हो गई x। अब कहां से कहां तक बताना? प्रथम 3 सेकंड, तो 0 से 3 इंटीग्रेट करना है सर जी। तो ये हो जाएगा k का मान हमें 2 3 का वर्ग बटा 2 माइनस 2 का 0 का वर्ग बटा 2, ये हो जाएगा x। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 का वर्ग बटा 2, 3 का वर्ग बटा 2, हमारे पास x आ गया है, 2 ने 2 को मार दिया, x का मान आ गया 9 मीटर। तो पहला सवाल जिसका जवाब है 9 मीटर। 3 सवाल है या कोई इसके आराम आराम से करना है। पहला सवाल का आंसर आ चुका है 9 मीटर। दूसरा सवाल x दिया हुआ है, x और t के मध्य आपको समय और विस्थापन के व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? x बराबर a cos t। तो वेग क्या होगा ये ज्ञात करना है आपको। वेग क्या होगा? वेग क्या होगा? कैसे निकालेंगे ये वेग? चलो हो गया। चलो टाइम अप एकदम आसान सा सवाल। x बराबर दिया था a cos t, है ना? t हो सकता है, x हो सकता है, थीटा हो सकता है, लेकिन t को दिया हुआ है क्योंकि वेग ज्ञात करना है, वेग होता है d बटा dt। बस इसका अवकलन कर लो, कहानी खत्म। आज क्या किया हमने? आज हमने अवकलन सीखा और समाकलन। a को बाहर निकाल दो, cos का अवकलन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन t हमारा जवाब आ गया है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा बेटा वो हो जाएगा a माइनस a sin t, माइनस a sin t, मतलब चौथा सही जवाब होगा। चलो एकदम आसान सा सवाल, एक और ऐसा ही आसान सवाल, जल्दी से इसका जवाब दो। आखिरी सवाल को इसका, विरामावस्था t को 0 से गतिशील किसी कण पर विस्थापन द्वारा व्यक्त किया जाता है s बराबर 6t स्क्वायर माइनस t क्यूब। वह समय जिस पर कण का वेग पुनः शून्य हो जाए क्या होगा? चलो भैया टाइम अप कैसे करेंगे? यहाँ पर s दिया हुआ है, s तो s बराबर दिया हुआ है 6t स्क्वायर माइनस t क्यूब। और अगर हमें वेग ज्ञात करना है तो 1000 बार यही कर दिया, ds बाई dt इक्वल टू v हो जाएगा। तो ds बाई dt v हो जाएगा, तो यहाँ से v का मान क्या आएगा बेटा? v को लिख सकते हैं d 6t स्क्वायर माइनस t क्यूब dt। तो अगर हम इसका अवकलन कर दे बेटा तो यहाँ पर अवकलन करने से हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा सर, और t स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t माइनस
टी क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3t स्क्वायर। तो यहाँ पर अब ये वेग आ गया, तो वेग क्या वेग आ गया सर यहाँ से 12t माइनस 3t स्क्वायर बराबर 0। क्यों शून्य कर रहा हूँ? क्योंकि उसने बोला है कि पुनः शून्य हो जाए। तो सर पुनः शून्य का क्या चक्कर है, ये भी समझते हैं। पहले शून्य कब होगा ये हमने पता करा, तो ये यहाँ पर t का मान कितना है वो देख लेते हैं। या यहाँ से क्या करेंगे, इसे उधर ले जाओ 12t। अच्छा इसको एक काम करो, 12t मत करो, ऐसा करो, इसको थोड़ा सा आसान बना रहा हूं आप लोगों के लिए। इसमें से यहाँ से 3t कॉमन ले लो, तो 3t जैसे कॉमन लोगे तो 4 माइनस t हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ पे 3 इंटू टी बराबर 0 होगा, या 4 माइनस, यहाँ से बेटा 3 को कॉमन लिया, 3 और t को, यहाँ पे 12 मतलब 4 बचेगा, यहाँ पे t बचेगा। तो यहाँ पे 3 इंटू टी 0 है या 4 माइनस t 0 है। तो यहाँ पर t बराबर 0 हो सकता है या 4 माइनस t बराबर 0 हो सकता है, तो t बराबर 4 सेकंड हो सकता है। आई बात समझ में? क्या ये बात बेहतरीन तरीके से सभी को चमकती है? t बराबर 0 मतलब t बराबर 0 पर भी वेग 0 था और t बराबर 4 सेकंड पर भी वेग 0 हुआ है, तो इसलिए उसने पुनः बोला है, पुनः मतलब t बराबर 4 सेकंड पर फिर से वेग 0 होगा। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा, यहाँ पर हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो 12t माइनस 3t स्क्वायर मिला, और यहाँ से हम t बराबर 4 सेकंड आंसर लिख सकते हैं। चलो बेटा आज की क्लास में इतना ही लगते हैं। त्वरण हमने आज पढ़ लिया है, त्वरण में हमने काफी सारी बातें करी। त्वरण वास्तव में होता क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे हम औसत त्वरण कह सकते हैं। ताक्षणिक त्वरण हम लिखेंगे dv बटा dt से, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका मात्रक मीटर पर सेकंड पर होता है, और lt माइनस उसकी भी लिख सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने आज पढ़ी, जिसमें बहुत सारे सवाल किए, वो क्या थे कि अगर मुझे x v और a में संबंध स्थापित करना है तो x से b जाना है तो dx बटा dt करना होगा, और v से a जाना है तो मुझे dv बटा dt करना होगा। a से b आना है तो मुझे अवकलन करना पड़ेगा, सॉरी समाकलन करना पड़ेगा v dt का, और v से x आना है तो फिर से समाकलन करना पड़ेगा, यहाँ पर a dt का समाकलन करना पड़ेगा, तो ये होता है dv के बराबर। और इसी प्रकार से अगर मैंने यहाँ पर v dt का समाकलन कर दिया तो मुझे मिलेगा dx। फिर एक और पढ़ा था a बराबर x, सॉरी हाँ a बराबर v dv बटा dx, एक और हमने समीकरण यहाँ पर पढ़ा था। इन पर अब हम अगली क्लास में और सवाल करेंगे। इस पर हमने सवाल नहीं करे, इस पर काफी कर लिया, इस पर सवाल नहीं करे, जो कल की क्लास में आती ही मैं आपको 2-3 सवाल करवाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो त्वरण आज पढ़ लिया, होमवर्क हर बार की तरह आपको ऐप में ही मिल जाएगा बेटा, है ना। और कल की क्लास में त्वरण में एक समान त्वरण क्या होता है, कैसे होता है वो समझेंगे, उस समीकरण पर 2-3 सवाल करेंगे और गति के समीकरण करेंगे और उन पर भी सवाल करेंगे। चलो बेटा आज की क्लास में नहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।